नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के बारे में कुछ जो कैनन फॉर आइडियल प्लेन था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम अपना जो बच गया पार्ट है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है सर्वे के लिए, ताकि जो सीटी मेंस लाइब्रेरियन की कट ऑफ को मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो आप सभी उस फॉर्म को ज़रूर भरें और उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और जो लाइब्रेरियन का कोर्स है उसकी तैयारी करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए अब हम समय को ना ख़राब करते हुए आज का अपना यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कैनन फॉर आइडियल प्लेन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्या था, आइडिया तैयार करते हैं हम किसी भी रूल रेगुलेशन नियम, एक माइंड सेट कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो आज हम ये सेकंड पढ़ेंगे इसका, कैनन फॉर वर्बल प्लेन, शाब्दिक धरातल के उपसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसका जो मुख्य काम क्या होता है, इसमें जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो शब्दों के बेस पे करते हैं। जो क्लासिफिकेशन होती है हमारी उसमें शब्द स्पष्ट, सटीक और बिना किसी भेदभाव वाले होने चाहिए। ठीक है, अब फिर इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। फिर इसके हमारे 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 4 में। पहला है कैनन फॉर कंटेस्ट। ठीक है, दूसरा कैनन फॉर एन्यूमरेटिव, फिर थर्ड है हमारा कैनन फॉर करेंसी, और फोर्थ है हमारा कैनन फॉर रेटिसेंस। ठीक है, तो अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको पहले, ताकि एक पिक्चर बन जाए आपके माइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले है कैनन ऑफ कंटेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक मेन क्लास दे देते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स होगी हमारी, तो अगर इकोनॉमिक्स के साथ अगर हम करेंसी वर्ड जोड़ दें तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे इससे, कि यहाँ पे मुद्रा या फिर रुपए की बात हो रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ करेंसी जोड़ दिया तो वहाँ पे विद्युत धारा की बात होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वो करेंगे अपना। तो पता लग गया आपको, कैनन ऑफ कंटेस्ट, इसमें क्या होता है, एक मेन क्लास है, उसके साथ हम अगर कोई भी वर्ड जोड़ देते हैं तो उससे हमको पता लग जाता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है कैनन ऑफ एनुमरेशन। यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक लिस्ट दे दी जाती है यहाँ पे, जैसे अब फ्रूट्स नेम हो गए हमारे, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो यहाँ पे हम इन सब से क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है। ठीक है, एक बुक के अंदर फ्रूट फ्रूट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैनन ऑफ इनुमरेशन हो गया ये, एक किसी भी शब्द की एक लिस्ट के द्वारा व्याख्या कर देंगे हम। जैसे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी आपको, एप्पल, बनाना, मैंगो, तो आप इससे क्या समझोगे कि यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में व्याख्या की जा रही है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड है कैनन ऑफ करेंसी, प्रचलित शब्दावली। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो पुरानी शब्दावली है, जैसे पहले वर्ड यूज किए जाते थे, उनके स्थान पर जो नई हमारी शब्दावली चली हुई है उसको यूज करेंगे हम। जैसे हम मैडनेस या फिर लूनेसी होती है, इनके स्थान पर अब साइकेट्री और मेंटल हेल्थ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आउटडेटेड होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो मॉडर्न शब्दावली है उसको अपना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कैनन ऑफ करेंसी। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ नंबर पे है लास्ट, कैनन ऑफ रेटिसेंस। यहाँ पे क्या होता है, हम मान ले कोई भी एक छोटा मोटा लेखक होता है, मान लीजिए अब मैं ही हूँ, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया अपना, तो हम वहाँ पे उसके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कोई भी कवि है, छोटा मोटा कवि है, उसने कोई अपनी कविता लिख दी, तो वहाँ पे हम उसको सिल्ली पोएम नहीं बोलेंगे, मूर्खतापूर्ण कविता ही नहीं बोलेंगे उसकी, बल्कि उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैनन फॉर वर्बल प्लेन। यहाँ पे हमने कितने पढ़े, कैनन ऑफ कंटेस्ट, यहाँ पे मेन क्लास के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। दूसरा होगा कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बेस पर आप देख लोगे कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है। ठीक है,
फिर आ गया हमारा कैनन ऑफ करेंसी। यहाँ पे क्या होता है, आउटडेटेड मतलब जो पुरानी शब्दावली होती है उसको हम लैप्स कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और नई वाली को अपना लेते हैं। और कैनन ऑफ रेटिसेंस में यहाँ मतलब कोई भी मतलब छोटी मोटी चीज़ होती है उसको हम अपमान, उसका अपमान नहीं करते बल्कि उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं इसके थ्रू। देखिए आप, कैनन फॉर वर्बल पेन। ठीक है, देखिए आप, इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि क्लासिफिकेशन में यूज किए गए शब्द स्पष्ट, सटीक व बिना किसी भेदभाव वाले हो। मतलब शब्दों के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी चीज़ की। ठीक है, इसको 4 भागों में बांट रखा है, CECR, कैनन ऑफ कंटेस्ट, कैनन ऑफ इनुमरेशन, एक मिनट रुकिए आप, कैनन ऑफ करेंसी और कैनन ऑफ रेटिसेंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कंटेस्ट में मेन क्लास के हिसाब से, एनुमरेशन में हम एक लिस्ट के हिसाब से, और करेंसी में जो पुरानी शब्दावली है उसको लैप्स कर देंगे, नई वाली को अपना लेंगे, और रेटिसेंस में संयम और मर्यादा से काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं यहाँ से। कैनन ऑफ कंटेस्ट, यहाँ पर हम मेन क्लास से किसी शब्द का अर्थ समझते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स मेन क्लास है, तो अगर हम इसके साथ करेंसी शब्द लगा दे तो यहाँ इसका मतलब मुद्रा या फिर रुपए से है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी करेंसी समझने की गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के साथ लगाया है, तो यहाँ पे मुद्रा या फिर रुपए की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैनन ऑफ कंटेस्ट। यहाँ पे मेन क्लास से ही हम शब्द का अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, कैनन ऑफ एनुमरेशन, किसी शब्द की व्याख्या उस लिस्ट में दिए गए अन्य शब्दों के आधार पर की जानी चाहिए। जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, यहाँ पर हम इन सब का मतलब क्या समझेंगे कि हमारे फ्रूट से रिलेटेड करता है हमारी जो शब्दावली है। ठीक है, तो ये होगा हमारा कैनन ऑफ एनुमरेशन। अब अगले पेज पे देखिए आप, कैनन ऑफ करेंसी, प्रचलित शब्दावली, पुरानी शब्दावली आउटडेटेड से बचकर जो वर्तमान में शब्दावली है उसे अपना लेंगे। जैसे मैडनेस और लुनेसी जैसे शब्दों के स्थान पर अब साइकेट्री या फिर मेंटल हेल्थ जैसे मॉडर्न शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मॉडर्न शब्दावली का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब लास्ट है हमारा यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, कैनन ऑफ रेटिसेंस, संयम या फिर मर्यादा का उपसूत्र, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें किसी भी जो मतलब राइटर है उसके प्रति अपमानजनक शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। ठीक है, बल्कि संयम और मर्यादा से काम करना चाहिए। जैसे जो छोटे लेखक द्वारा कोई बुक लिखी जाती है तो उसकी कविताओं को सिल्ली पोएम्स, मूर्खतापूर्ण कविताएं नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कैनन ऑफ वर्बल प्लेन है ये खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 पढ़े थे, कैनन ऑफ कंटेस्ट मेन क्लास के हिसाब से, फिर कैनन ऑफ एनुमरेशन एक लिस्ट के हिसाब से, फिर कैनन ऑफ करेंसी आउटडेटेड को लैप्स करो और नई शब्दावली को अपनाओ, और कैनन ऑफ रेटिसेंस यहाँ पे संयम और मर्यादा का उपसूत्र है, मतलब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा कैनन ऑफ वर्बल प्लेन होगा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। देखिए आप, अब हमारा 3rd नंबर पर आता है कैनन फॉर नोटेशनल प्लान, अंकन का उपसूत्र। मतलब यहाँ पे हम अंक प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमारी मतलब बुक होती है, क्लास नंबर होती है, उसको अंक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे साइंस का 500 होगा, मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा ना आगे उसमें आपको डीपली पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस आप ऐसे याद रखना कि अंकों के हिसाब से हम समझते हैं अपनी जो शब्दावली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 21 पार्ट में डिवाइड है, कितने में, 21 में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें सूचना को अंकों, अक्षरों व सिंबल में बदल दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो साइंस है उसको 500 नंबर दे दिया, और जो हमारा मैथमेटिक्स है उसको 400 नंबर दे दिया। मतलब ऐसे ही एक अंक प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर अक्षर या फिर सिंबल प्रोवाइड कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कैनन फॉर नोटेशनल प्लान। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। देखिए आप आगे, एक मिनट रुकिए, सम इम्पोर्टेंट कैनन आउट ऑफ 21, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए आप, कैनन ऑफ होमोनियम, एकार्थी उपसूत्र, एक नोटेशन अंक का केवल एक ही अर्थ होना चाहिए। मतलब जो एक अंक है तो उसका केवल एक ही अर्थ होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे,
अगर 4 का मतलब एशिया है तो पूरी पद्धति में 4 का मतलब एशिया ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। होमोनियम से ये आप समझ गए होंगे, होमो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब जो एक अंक प्रोवाइड कर देंगे और उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। जैसे पूरा पैराग्राफ है तो उसमें अगर हमने उसको 4 नंबर दे दिया इसे एशिया को, तो पूरे पैराग्राफ में 4 ही अंक यूज करना पड़ेगा उसके। ऐसा नहीं कि 6 नंबर दे दिया उसको, 8 नंबर दे दिया, ठीक है। तो मतलब एक ही अंक दिया जाएगा उसको और पूरी पद्धति में उसी अंक से डिनोट किया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कैनोन ऑफ होमोनियम, एक आरती का उपसूत्र, ठीक है। होमो वर्ड से याद रखना आप। अब अगला देखिए आप, कैनोन ऑफ सिनोनियम, समानार्थी। एक शब्द के केवल एक ही नंबर होना चाहिए, मतलब एक जैसा नंबर होना चाहिए उसका। जैसे अगर बायोलॉजी को जी से दर्शाया गया तो इसके लिए 5 एंड बी जैसे दूसरे नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब बायोलॉजी को अगर हमने जी से दर्शा दिया तो जी से ही वो करना पड़ेगा उसको, या तो बायोलॉजी वर्ड यूज करना पड़ेगा पैराग्राफ में या फिर जी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के आपस में समानार्थी है, ठीक है। तो कैनोन ऑफ सिनोनियम पता लग गया आपको, समानार्थी। मतलब इसमें एक नंबर दे देंगे, या तो बायोलॉजी यूज करेंगे या फिर जी जी से दर्शाया जाएगा सब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक क्या होगा हमारा कैनोन ऑफ सिनोनियम, समानार्थी का उपसूत्र। पहला एक आरती का उपसूत्र, वहाँ पे क्या होगा, एक अंक प्रोवाइड कर देंगे और पूरी पद्धति में वही अंक चलेगा उसका, ठीक है। और सिनोनियम में मतलब हम या तो बायोलॉजी का यूज करेंगे या फिर जो इसका समानार्थी है जी, इसका यूज करेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ये देखिए आप यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारी मेन क्लास है, इसकी जो 21 वाली थी ना उसका 3rd क्लास है, फिर इसके जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब देख लिया आप, कैनोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य के उपसूत्र। तो यहाँ पे हम 3-4 बात पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे इसके। एक तो हॉस्पिटैलिटी इन एरे, पंक्ति में आतिथ्य, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी इन चेन, श्रृंखला में आतिथ्य। पहला क्या है हॉस्पिटैलिटी इन एरे, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है, अगर इनके बीच कोई हमको नया सब्जेक्ट ऐड करना है तो हम हॉस्पिटैलिटी इन एरे इसका यूज करेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा हॉस्पिटैलिटी इन चेन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लिया एक हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसका उप सब्जेक्ट बनाते हैं हम, मतलब उप विषय बनाते हैं, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, हॉस्पिटैलिटी इन चैन, ठीक है। मान लें दो चीज़ों के बीच में अगर आपको कोई चीज़ एडजस्ट करनी है तो हॉस्पिटैलिटी इन एरे का यूज करेंगे, और जो उसके ही सब पार्ट बनाने हैं तो हॉस्पिटैलिटी इन चैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इन एरे, पंक्ति में आतिथ्य, इसमें हम गैप डिवाइस व सेक्टर डिवाइस का यूज करेंगे, मतलब गैप डिवाइस या फिर सेक्टर डिवाइस का। मान लीजिए फिजिक्स व केमिस्ट्री के बीच नया विज्ञान आए तो गैप डिवाइस व सेक्टर डिवाइस का यूज करके हम उसे बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बीच में ऐड करेंगे हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उसके सब पार्ट बना देंगे, बीच में ऐड कर देंगे। और किसका यूज करेंगे, गैप डिवाइस का और सेक्टर डिवाइस का, ठीक है। अब आगे देखिए आप, हॉस्पिटैलिटी इन चेन, श्रृंखला में आतिथ्य है। जब किसी सब्जेक्ट के अंदर से कोई नया उप विषय निकले, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर डिजिटल करेंसी, तो इसके लिए हम डेसिमल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब उसका ही उप विषय बना देंगे। उन पहले वाले में क्या करते थे हम बीच में ऐड करते थे, लेकिन इसमें हम उसके सब पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन का, और ऊपर गैप सेक्टर, गैप डिवाइस और सेक्टर डिवाइस इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कैनोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, मतलब नई चीज का आतिथ्य करना हमको यहाँ पे, ठीक है, आदर करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कैनोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। अब आगे देखिए आप, 4th नंबर पे है हमारा कैनोन फॉर निमोनिक्स, ठीक है। मतलब जो निमोनिक्स होते हैं, मतलब जो हमारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वगैरह ये शब्दावली होती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सब पार्ट देखिए आप, अल्फ़ाबेटिकल निमोनिक्स, सब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर प्रयोग करके हम विषय की पहचान कर सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिक जो हमारा अक्षर होते हैं उसको देखकर हम मतलब पहचान कर सकते हैं कि हमारा किससे रिलेटेड है। जैसे जस्टिस है तो इसका जे वर्ड यूज करके हम पहचान लेंगे कि ये जस्टिस के लिए यूज किया गया है।
फिर हमारा डेमोक्रेसी आ गया, तो इसमें डी का वर्ड यूज करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेटिकल न्यूमोनिक्स पढ़ लिया, मतलब सब्जेक्ट के नाम का पहला अक्षर प्रयोग करके हम अपने सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। ठीक है, हमारा अगला देखो, शेड्यूल्ड न्यूमोनिक्स। अलग अलग सब्जेक्ट में एक ही चीज़ के लिए एक ही नंबर का प्रयोग करेंगे। जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन में 4 नंबर हमेशा पैथोलॉजी के लिए आता है, चाहे वह मेडिसिन हो या फिर एग्रीकल्चर हो। अब जो पैथोलॉजी होता है वो हमारा मेडिसिन में भी यूज होता है और एग्रीकल्चर में ही, तो मतलब इन दोनों के लिए हमने 4 नंबर दे दिया पैथोलॉजी को। ठीक है, अगर मेडिसिन में पैथोलॉजी आ गया तो कोलोन क्लासिफिकेशन में उसका क्या नंबर है, 4 नंबर, और एग्रीकल्चर में आ गया तो उसमें भी उसका 4 ही नंबर होगा। ठीक है, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें मतलब एक ही नंबर का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे जैसे पैथोलॉजी को 4 नंबर दे दिया तो मेडिसिन पैथोलॉजी के लिए भी 4 नंबर यूज होगा, और जो एग्रीकल्चर में पैथोलॉजी है उसके लिए भी 4 नंबर यूज होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल में क्या था, अब पहला अक्षर देख के हम अपना सब्जेक्ट को पहचान लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे मतलब हम अलग अलग सब्जेक्ट में एक ही चीज़ के लिए एक नंबर प्रयोग कर देंगे हम। तो ये क्या होगा हमारा शेड्यूल्ड निमोनिक्स। ठीक है, अब आगे देखिए आप, सेमिनल निमोनिक्स। गहराई से जुड़े हुए एक जैसे विचारों के लिए एक ही अंग। जैसे एक का प्रयोग हमेशा शुरुआत, एकता या फिर गौड़ के लिए किया जाता है। मतलब जो ज़्यादा प्रचलित वर्ड होते हैं जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होगी, इनको हम एक नंबर दे देंगे। ठीक है, जैसे गॉड से रिलेटेड कोई बात होगी, एकता से रिलेटेड कोई बात होगी, तो उनको मतलब हम एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब एक जैसे विचारों के लिए एक ही अंक प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अब ये 5वें नंबर पर आ गया हमारा कैनोन फॉर नोटेशनल सिस्टम, प्रणाली हेतु उपसूत्र, कैनोन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन। यहाँ पे अंक और अक्षरों का मिश्रण का प्रयोग करेंगे हम। जैसे A1, मतलब जो हमारा पासवर्ड नहीं बनाते हम, उसमें हम अक्षर भी प्रयोग करते हैं, सिंबल भी, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, फिर कैनोन ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता। सब्जेक्ट जितना बड़ा अंक उतना छोटा, तथा छोटा सब्जेक्ट अंक उतना बड़ा। ठीक है, मान ले कोई सब्जेक्ट छोटा है तो उसको हम 10 नंबर दे देंगे, और कोई सब्जेक्ट हमारा बड़ा है तो उसको हम 1 नंबर दे देंगे, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कैनोन ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। जो कैनोन ऑफ अपना नोटेशन वाला था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिए आप। सबसे पहले हमने पढ़ा कैनोन ऑफ होमोनियम, मतलब यहाँ पे एक अंक प्रोवाइड कर देंगे हम, और वो पूरी पद्धति में केवल एक ही अंक चलेगा उसका। फिर कैनोन ऑफ सिनोनियम, यहाँ पे समानार्थी वर्ड दे देंगे, जैसे बायोलॉजी और जी, मतलब या तो हम बायोलॉजी का यूज कर लें अपने जो पैराग्राफ है, या फिर जी का प्रयोग कर लें। फिर हमने हॉस्पिटैलिटी पढ़ी थी, एक तो हॉस्पिटैलिटी इन एरे, इसमें क्या होता था, बीच में ऐड करना हमने कोई भी चीज़, तो गैप डिवाइस या फिर सेक्टर डिवाइस का यूज करेंगे। फिर हॉस्पिटैलिटी इन चैन, यहाँ पे उपविषय बनाना हमें किसी चीज़ का, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारा कैनोन ऑफ निमोनिक्स, एक अल्फ़ाबेटिकल होगा, इसमें हम मतलब जो सब्जेक्ट का पहला अक्षर है उसको देख के हम अपना पहचान कर लेंगे। फिर हमारा शेड्यूल्ड, उसमें क्या होगा, मतलब जो अलग अलग विषय हमारे, जैसे मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके लिए पैथोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको हम 1 नंबर प्रोवाइड कर देंगे, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट हो लेकिन नंबर उसका वो यूज़ होगा। फिर हमारा सेमिनल निमोनिक्स, यहाँ पे मतलब हम जो हमारे गॉड, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई गहराई चीज़ है, जो मतलब यूनिवर्सल बात है, उसको हम 1 नंबर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब 1 अंक दे देंगे। ठीक है, उससे पहचान कर लेंगे उसकी। फिर हमने 5वें नंबर पर ये पढ़ा था कैनोन फॉर नोटेशनल सिस्टम, प्रणाली हेतु उपसूत्र। यहाँ पे मतलब एक तो हमारा मिक्स्ड हो गया और एक रिलेटिविटी हो गया। मिक्स्ड वाले में हम सिंबल भी, अल्फ़ाबेटिक भी और नंबर भी, इन तीनों का यूज करेंगे, जैसे हम पासवर्ड बनाते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, फिर कैनोन ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे वही है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सब्जेक्ट बड़ा तो अंक छोटा, सब्जेक्ट छोटा तो हमारा अंक बड़ा। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप। फिर ये मैंने एक ट्रिगर की पॉइंट बना रखे हैं आपके लिए, जैसे आइडिया प्लेन क्या होता है, क्या वर्गीकरण करना, मतलब दिमाग के अंदर सोचना हमने। ठीक है, फिर हमारा सेकंड हो गया
वर्बल प्लेन, उसे क्या नाम देना है, मतलब नाम देंगे यहाँ पे हम। फिर नोटेशनल प्लान क्या हो गया, उसको क्या नंबर देना है, नंबर दे देंगे। जैसे माइंड में क्या करेंगे हम, सोचेंगे कहाँ पे लाइब्रेरी बनानी है, क्या क्या इसके अंदर करना है काम, वो सारा आइडिया करेंगे हम, आइडिया बना लेंगे। फिर वर्बल प्लेन में हम, जैसे हमने रैक बना लिया, उसके अंदर नाम दे देंगे, साइंस ग्रुप हो गया, मैथ ग्रुप हो गया, फिर और कोई, ठीक है। फिर नोटेशनल प्लेन में क्या होता है, नंबर दे देंगे हम। जैसे साइंस की बुक का जो ग्रुप हो गया उसको 500 नंबर दे दिया, मैथ की को 400 नंबर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे है ये। अब हमारा एक एक और बच गया कैनोन, सबसे लास्ट वाला, कैनोन फॉर बुक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम बुक की फिजिकल स्वरूप को व्यवस्थित करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब जो भौतिक रूप होता है बुक का, जैसे हार्ड कॉपी होती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए आप, कैनोन फॉर बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण के उपसूत्र, बुक की फिजिकल स्वरूप को व्यवस्थित करने में हेल्पफुल, मतलब जो फिजिकल रूप होता है बुक को, उसको व्यवस्थित करने में हेल्प करता है हमारा जो उपसूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए आप, 3 पार्ट है इसके। पहला है हमारा कैनोन ऑफ बुक नंबर, एक ही सब्जेक्ट की पुस्तकों को अलग करना, मतलब जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है उसका यूज करेंगे हम, मतलब किस ईयर में आई है हमारी ये सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट की बुक उठा ली हमने, एक 2010 में बनी, एक 2012 में, एक 2014 में, उनको मतलब अलग से एक रैक बना देंगे और उसमें रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुक नंबर। ईयर ऑफ पब्लिकेशन का यूज करेंगे अलग अलग करने के लिए, ठीक है। फिर कैनोन ऑफ सीक्वेंस नंबर, असामान्य आकार की पुस्तकों को व्यवस्थित करना। मान लीजिए कोई छोटी बुक है, कोई बड़ी बुक है, कोई छोटा साइज की बुक है हमारी, कोई बड़ी साइज की होगी, और कोई जो मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट हमारे लाइब्रेरी के अंदर, तो उस हिसाब से हम बुकों को अरेंज कर लेंगे इसके थ्रू। देखिए आप, एग्जांपल दे रखे मैंने, जैसे आर रेयर बुक्स, मतलब जो कम बुक प्रेजेंट है हमारी लाइब्रेरी के अंदर, उनको इस अरेंजमेंट के थ्रू वो करेंगे हम क्लासीफाई। ओवर साइज बिग बुक होगी, मतलब जो ज़्यादा बड़ी बुक है उनको अलग से वो कर लेंगे। पैम्पलेट हमारी स्मॉल बुक होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, सीक्वेंस नंबर के हिसाब से मतलब इसको अरेंज कर लेंगे बुकों को। फिर हमारा आज का लास्ट है हमारा कैनोन ऑफ कलेक्शन नंबर, विभाग या विशिष्ट संग्रह के अनुसार बांटना, मतलब जो विभाग है या फिर विशिष्ट संग्रह उसके अनुसार बांट देंगे हम। जैसे टीबी हो गया हमारा टेक्स्ट बुक कलेक्शन, सीडी हो गया यहाँ पे सीडी और डीवीडी के रूप में जो डाटा होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिल्म होगी हमारी फिल्म स्ट्राइप कलेक्शन, मतलब फिल्म के रूप में डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बुक का कैनोन था वो भी ख़त्म होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बुक के नंबर के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। जैसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, एक ही सब्जेक्ट का ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख के उसको अरेंज कर देंगे। फिर हमारा कैनोन ऑफ सीक्वेंस नंबर, इसमें हम जो बुकों का साइज है उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे, छोटी बुक, बड़ी बुक, रेयर बुक, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या था हमारा, कैनोन ऑफ कलेक्शन नंबर, विभाग या विशिष्ट संग्रह के अनुसार बांटना। जैसे सीडी डीवीडी का अलग रैक बना दिया, टेक्स्ट बुक का अलग, फिल्म स्ट्राइप कलेक्शन का अलग बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसको 1-2 बार थोड़ा, पहले तो आप इसको पूरा देख लेना, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2-3 बार देख लेना ये वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो कंसेप्ट है। इसके मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें और अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो और एक मैंने जो गूगल फॉर्म भर रखा, सर्वे के लिए दे रखा आपको, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डाटा मेरे पास आ जाए और मैं आपको एक स्टिक कट ऑफ का आइडिया प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।